what happens when a charge particle of charge q mass m moves with velocity v in a given magnetic field region. अभी तक हम लोग डिस्कस किया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर में चार्ज करंट फ्लो करेगा तो उसके वजह से a current element as well as for set of current elements forming a conducting wire in all together either it is a straight wire or a bent wire, तो उसके वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस या उसका फील्ड इंडक्शन क्या होगा। अगला पढ़ना है कि इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई एक्सटर्नली एग्जिस्ट कर रहा है तो इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड रीजन अगर एक चार्ज पार्टिकल थ्रू मैग्नेटिक फील्ड रन करेगा दौड़ेगा थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन के थ्रू दौड़ने का असर क्या होगा। सो ये अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर है अंडर गिवन सिचुएशन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा अंडर गिवन सिचुएशन अ चार्ज पार्टिकल will experience magnetic force समझ में आया। whenever we will see that a charge particle having charge q mass m is if it is found to be moving with velocity v in an existing magnetic field region, तो फिर उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या देखेंगे बोलो, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए देखेंगे। ठीक है, वी विल सी द चार्ज पार्टिकल टू एक्सपीरियंस some magnetic force and that magnetic force will be given by F being a vector, it is Q into V cross B। इसका जो एक्चुअल मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है वो डिफाइन होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए, समझ रहे हो कि नहीं। इट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फोर्स खुद एक वेक्टर है तो हम जानते हैं कि जब एक टर्म पे तीन वेक्टर का एग्जिस्टेंस है तो वो तभी संभव है जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर को डिफाइन करे इन थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सो V क्रॉस B यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका अगर मैं मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड का बात करूं, मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस ऑफ फोर्स वेक्टर, so this I can write down Q into V into B into sin theta, VB sin theta। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें थीटा का इंपॉर्टेंस है द एंगल अपीयर्स बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ, अच्छा ये मॉड है
और अगर ये वेक्टोरियल एफ के बारे में बात किया जाए, वेक्टर एफ, तो उसका मैग्नीट्यूड पार्ट हो जाएगा ये बी क्यू वी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन विल बी गिवन बाय एन कैप। ठीक है, तो लिख सकते हैं वेयर एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर along perpendicular to the plane containing v vector and b vector। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी यही है कि जिन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जिस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, उसका प्रोडक्ट यानी जो थर्ड वेक्टर है जो डिफाइन होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पे, वो हमेशा उन दोनों का प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऑन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड इफ आई कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन अंडर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स लाइक दिस, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का प्रेजेंस है, b वेक्टर्स आर अपियरिंग लाइक दिस। ठीक है, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में b वेक्टर्स आर अपियरिंग लाइक दिस, और इस प्लेन में अगर हम देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल का मोशन इस तरह से है सच दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो जो मैग्नेटिक फोर्स एफ होगा, तो यानी कि चार्ज पार्टिकल पे मैं एफ वेक्टर को ऐसे डॉट से दिखा सकता हूं, एफ वेक्टर force is acting outward from the plane। समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर देखो, पहले v उसके बाद b, यानी जो थीटा का ऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन रोटेशन होगा वो वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के तरफ, उल्टा नहीं लेना है। तो मैं चूंकि फॉर्मूला में थीटा लिया हूं और थीटा ज्योमेट्रिकली ये एंगल है, तो हमको थ्रू थीटा ही घूमना है। ऐसा नहीं कि v से b आर्गुमेंट कोई कर सकता कि सर v से b तो मैं मन चाहा क्लॉकवाइज भी घूम गया, तो तुम क्या फॉर्मूला में 360 माइनस थीटा लिखा है कि तुम क्लॉकवाइज घूमेगा? तुम फॉर्मूला में जो एंगल लोगे, समझ रहे हो कि नहीं, तुमको वही एंगल के थ्रू v टू b रोटेट करना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। समझ में आया बात, हाँ या ना? तो यहां चूंकि मैं प्लेन ऑफ द बोर्ड में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को लिया हूं, दे आर अपीयरिंग एट एन एंगल थीटा, तो जैसे ही ये इस डायरेक्शन में एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में v वेक्टर के v वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा, इमीडिएट उसको आउटवर्ड फोर्स लग जाएगा। ठीक है, कारण डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑलवेज, चाहे थीटा उन दोनों के बीच में 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। समझ में आया कि नहीं? मोस्ट ऑफ द मतलब अल्टीमेट मैकेनिज्म क्या है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी फाउंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसलिए मैंने वर्ड लिखा प्लेन कंटेनिंग v एंड b, चाहे वो थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ भी एंगल दे। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि जब कभी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा with certain angle, making certain angle of its direction of motion, it will be getting influenced by the magnetic force। लेकिन अगर मान लो कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे है, ये बी वेक्टर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है,
एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज वैल्यू q, वो एक mv मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, इस मोमेंटम के साथ अगर वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट नाउ द velocity vector is parallel with मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, हाँ या ना? ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड B के साथ है ना, B वेक्टर के साथ ये वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है। दैट इज, ये जो कॉन्सेप्ट वाइज थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री, हाँ या ना? पैरेलल रन कर रहा है ना, चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रनिंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो एंगल बिटवीन V एंड B 0 डिग्री है, यानी कि दिस इंप्लाइज साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। सो देयरफॉर फोर्स जो कि BQ भी साइन थीटा था, हाँ या ना, जो BQ भी साइन 0 डिग्री है वो 0 फैक्टर इनटू एनीथिंग इज 0, हाँ या ना? दिस इंप्लाइज दैट, ये वाला जो स्पेसिफिक केस है, दिस इंप्लाइज दैट नाउ देयर विल बी नो फोर्स on this charge particle. There will be no force on this charged particle. समझ में आया? इसका मतलब चार्ज पार्टिकल नॉट ओनली रनिंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इवन मान लो कहीं मेरे को मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ऑपोजिट दिया, एंटी पैरेलल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B, ठीक है? और मान लो मेरे को ये दिया एक चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंटर्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रनिंग ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट थीटा जो है ये 180 डिग्री होगा, हाँ या ना? थीटा 180 डिग्री, तो साइन 180 का भी वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है? जान के रखो, साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। जनरल सॉल्यूशन होता है सिन साइन n पाई, एंगल n पाई इज ऑलवेज 0, ठीक है? चाहे वो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी हो। तो यानी कि यहाँ भी फोर्स का जो पार्ट है, यानी कि फोर्स दैट इज BQ भी साइन 180 का जो वैल्यू है वो मेरे को 0 मिल रहा है, यानी अगेन नो इन्फ्लुएंस। तो अंडर दिस टू कंडीशन, जहाँ चार्ज पार्टिकल विल रन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल, समझ में आया कि नहीं आया? आइदर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही केस में नो फोर्स। तो इस केस में भी नो फोर्स, इस केस में भी नो फोर्स, यानी कि अनडेविएटेड मोशन। कई बार लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है और ट्विस्ट करके तुमसे थ्योरी या न्यूमेरिकल रिलेटेड MCQ पूछा जाएगा, या इंफॉर्मेशन दिया होगा कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अनडेविएटेडली। तो भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड मूव करने का मतलब ही होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल दौड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कई बार ऐसा होगा कि क्या हम लोग पढ़े रहे हैं कि Q कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए और वो अनडेविएटेड मूव करे तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंडीशन एप्लीकेबल होना चाहिए? ये तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव कन्वेंशन के लिए बात किए। इफ इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्टेन एनर्जी के साथ छोड़ दिया और वो दिखा गया कि वो अनडेविएटेडली जा रहा, तब इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट क्या है? सेम है रे बाबा।
चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा। तो जो डायरेक्शन एक पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी केस में एक पॉजिटिव चार्ज का जो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, उस केस में इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेगा। और यहां जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड भाग रहा है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भागेगा। तो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दोनों लिख के रखो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, if the charge particle moves either parallel or anti-parallel to magnetic field, there will be no magnetic influence. If charge particle either it is positive or negative, if it runs either along magnetic field or opposite to magnetic field, there will be no magnetic force, means no magnetic influence, मतलब वो undeviatedly ट्रैवल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो ये दो कंडीशन हम लोग देखे। एक और अब डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, पहले तो जनरल एंगल डिस्कस किया कि अगर एक जनरल एंगल थीटा पर एंटर करेगा तो क्या होगा, फिर डिस्कस किए कि पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा तो क्या होगा। अब है कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन ऐसा है, किसी एक जगह मैग्नेटिक फील्ड रीजन यानी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये बी का डायरेक्शन है। अब मान लो इस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सब, एक चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा गया विथ मोमेंटम एम वी, इसका चार्ज क्यू है। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। सो नाउ ज्योमेट्री सजेस्ट दिस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दे आर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको दिखा कि थीटा इज 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 90 का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यानी कि किसी भी एंगल, किसी भी जनरल एंगल पर साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 ही होता है ना। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाला पार्ट जो है, क्लियर है। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अब हो जाएगा BQV साइन 90, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड हो गया इनटू एन कैप। अब ये एन कैप जो है, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। तो जो प्लेन ऑफ द बोर्ड है, फिलहाल ये जो प्लेन ऑफ द बोर्ड है, इसमें मैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड में रखा हूं, तो फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू बोर्ड होगा, आइदर इनसाइड या आउटसाइड। तो तुम्हारे हिसाब से किधर होना चाहिए? इनवर्ड, करेक्ट। ये जा रहा है 90 डिग्री अंदर, तो यानी कि एन कैप इज इनटू द प्लेन, हाँ या ना। एन कैप किधर होगा? इनटू द प्लेन। जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन हो गया, एंड मॉड ऑफ एफ यानी एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया जस्ट BQV। तो BQV इज द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, राइट, if it enters into a magnetic field of a given value with a given velocity। अगर तुम v का वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हो इन अ गिवन वैल्यू ऑफ b, तो ये किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम फोर्स होगा। फोर्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हुआ है। अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखो, अगर फोर्स यहाँ, ये जो फोर्स यहाँ लगा वो अगर डायरेक्टेड इनटू है, ये जो फोर्स लगा ये अगर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन है ना, अंदर लगा, तो बोलो तो अब पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाउ द पार्टिकल विल
move under this influence of force. Since F vector F is perpendicular to both V वेक्टर एंड B वेक्टर, है ना, दोनों से परपेंडिकुलर है ना, therefore a path of circle will be traced by the charge particle in magnetic field region. कारण कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन तो यही होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन तो यही होता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन यही होता है कि नहीं, बताओ कि एक सर्कल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लोकस और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये जो एफ और वी है हमेशा 90 डिग्री में बना रहता है ना, पार्टिकल जो पूरा सरकमफरेंस घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे उसका रेडियस कितना भी छोटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरा सरकमफरेंस 2 पाई आर में तुम 10 पॉइंट मार्क करो या 10 करोड़ पार्टिकल पोजीशन मार्क करो, हर पोजीशन में वी और एफ परपेंडिकुलर होगा ना. तो यहाँ भी वही होगा कि जैसे देखो इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड, वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस, आउटवर्ड देखो आउटवर्ड को मैं जेड एक्सिस लूं तो अंदर जो है वो कौन है, नेगेटिव जेड एक्सिस. तो अल्टीमेटली ध्यान से देखो, तो अब ये देखो, अच्छा दूसरा, जैसे ये तीनों वेक्टर को लेफ्ट हैंड फिंगर में कैसे लेते हैं, ये कौन है, अरे मारेंगे ना, जेड एक्सिस नहीं, बी एफ, बी वी और एफ में बोलो, बी वी एंड एफ, ये होता है बी, ठीक है. मिडिल फिंगर इज ये वेलोसिटी मोशन, ये एफ है, एफ बी वी. तो ध्यान से देखो, बी किधर, राइटवर्ड, वी ऊपर, थंब कहां जा रहा है, अंदर. राइट हैंड फिंगर्स रूल से भी, कर्ल रूल से भी कर रहे तो अंदर ही जा रहा है ना. लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल, स्ट्रेच योर फर्स्ट 3 फिंगर्स, दिस इज ऑलवेज फॉर बी, दिस इज फॉर वेलोसिटी, थंब इज फॉर फोर्स, तो अंदर जा रहा है. तो यानी कि ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी, ये फोर्स, ये वेलोसिटी और फोर्स कौन सा प्लेन में है, ये जो मैंने एक्स वाई जेड करके दिया है कौन सा प्लेन है, वाई जेड. वेलोसिटी और फोर्स वाई जेड. तो एक्स में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि हमेशा जान के रखो कि जो सर्कुलर मोशन, उसी में मैं, इसलिए मैंने लिखा a path of circle will traced by the charge particle in magnetic field region where plane of circle will be, ये एमसीक्यू पूछ देता है कि भाई प्लेन ऑफ सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे रिलेटेड है. प्लेन ऑफ सर्कल विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. हुआ कि नहीं, डायरेक्शन से समझ में आया कि नहीं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. फिंगर से समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना. ये आया ना, वेलोसिटी, फोर्स, वाई जेड, ये बी, तो सर्कल प्लेन तो वाई जेड है, और एक्स में मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, एकदम. सो
सर्कुलर मोशन विल टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। घुमा के पूछेगा विच वेक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउट ऑफ बी एफ वी appears as axis of circular motion। बी परपेंडिकुलर है ना भाई, एक्सिस कौन होता है, सर्कल का परपेंडिकुलर, तो सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है, बी। समझ में आ गया, गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो इतना तक हम लोग तीनों चीज सीखे। अच्छा, जब जनरल थीटा होता है तब तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, तब होगा हेलिकल मोशन, अगला क्लास में पढ़ेंगे।